दोस्तों आज के वीडियो में हम 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की चर्चा करेंगे। 26 नवंबर 2008 का वो हमला एक ऐसा हादसा था जिसका सिलसिला मौत से भी खत्म नहीं होता। मौत के बाद जो शुरू होता है उस गम का नाम है 26 नवंबर। जिंदगी जहां से एक नए रास्ते पर चलती है उस मोड़ का नाम है 26 नवंबर। इंसान को इंसान होने पर शर्म आ जाए उस मंजिल का नाम है 26 नवंबर। क्योंकि हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का हमला कभी नहीं देखा गया था। 26 नवंबर 2008 की वह शाम थी जिसने भारत के इतिहास में अब तक के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक को देखा था। इसमें मुंबई के कई लैंडमार्क स्थानों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले में कम से कम 166 निर्दोष लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन हमलों ने अपना असर न सिर्फ उन लोगों के जीवन पर छोड़ा था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, बल्कि लाखों भारतीयों के मन पर इसका गहरा असर पड़ा था। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकियों के आतंक से न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश थर्रा उठा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कसाब सहित सभी आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पीओके में पूरी की गई थी, इस हमले की प्लानिंग कैसे की गई थी और फिर ये आतंकवादी मुंबई में किस तरह से दाखिल हुए थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि और भी वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद देश में कई आतंकवादी हमले हुए थे। यह शहर हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है क्योंकि मुकेश अंबानी सहित देश के ज्यादातर अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेस हैं। इसके अलावा इसी शहर में बॉलीवुड भी स्थित है। आतंकवादी संगठनों के निशाने पर यह शहर हमेशा रहता है, इसलिए जब मुंबई पर हमला होता है तो उसका असर पूरे देश में होता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर को हमले के लिए मुंबई शहर को चुना था। साल 2006 में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले डेविड हेडली नाम का एक अमेरिकी नागरिक मुंबई आता है। लश्कर ने कई बार इसे मुंबई की रेकी करने के लिए भेजा था। ये आदमी मुंबई में आकर मेन रास्तों और बिल्डिंग्स की जानकारी इकट्ठा करता था। कुछ वक्त इस शख्स ने ताज होटल में भी बिताए थे ताकि ताज के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। ताज में रहते हुए इसने ताज का पूरा नक्शा, एंट्री एग्जिट रूम्स, कॉरिडोर, फ्लोर जैसी सारी जानकारी इसने हासिल की थी। इसके अलावा डेविड हेडली ने ओबेरॉय होटल की भी रेकी की थी। इस होटल से संबंधित सभी जानकारी इसने हासिल की थी। मुंबई के बारे में जानकारी एकत्रित करने के बाद अब आतंकवादियों ने मुंबई पे पहुंचने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। वीजा पासपोर्ट के जरिए प्लेन से आतंकवादियों को भेजा जा सकता था, लेकिन हथियार नहीं ले जा सकते थे। बाय रोड जाने में भी बॉर्डर पे पूरी चेकिंग होती है क्योंकि दूसरे देश से आने वाले नागरिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए भारत में एंट्री देने से पहले बॉर्डर पर काफी अच्छे से चेकिंग की जाती है। अगर कश्मीर में घुसपैठ कराया जाता तो वहां भी मुठभेड़ होने का खतरा था। अगर घुसपैठ करके कश्मीर में आ भी गए तो इतनी मात्रा में हथियार, गोला बारूद पहुंचाना नामुमकिन था क्योंकि अमेरिका में हुए 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद भारतीय सीमाओं पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसलिए बड़ी दुविधा थी भारत में हथियारों के साथ घुसने की। जब इन सभी तरीकों से हिंदुस्तान की सरजमीन पर घुसने की योजना विफल हो जाती है तो आखिरी रास्ता नजर आता है समुद्र का। लश्कर के कुछ नुमाइंदे समुद्री रास्ते की रेकी करते हैं। पूरी प्लानिंग होती है, हर तरह से टटोला जाता है, खंगाला जाता है, मिशन के सफल होने की संभावनाओं पर काम किया जाता है। अतः लश्कर के आकाओं को यह लगता है कि अगर आतंकवादियों को हथियारों की पूरी खेप के साथ मुंबई में घुसना है तो समुद्र का रास्ता सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। समुद्री रास्ते से डायरेक्ट मुंबई में हथियारों के साथ घुसा जा सकता है। हिंदुस्तान में किसी और जगह से हथियार की व्यवस्था करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हथियारों और गोला बारूदों के साथ मुंबई में डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, वो भी उस जगह पर जहां पर हमला करना है। समुद्री रास्ते से मुंबई आने का यह भी फायदा था कि रास्ते में कहीं पर भी चेकिंग से गुजरने का डर नहीं होगा। बड़े ही आसानी से मुंबई में दाखिल हो सकते हैं। समुद्र का रास्ता अख्तियार करने के पीछे एक सोच यह भी थी कि जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तब समुद्र के जरिए ही आरडीएक्स की खेप मुंबई पहुंचाई गई थी। इसमें कुछ कस्टम ऑफिशियल्स भी मिले हुए थे। इसके अतिरिक्त समुद्र के रास्ते में उतनी निगरानी नहीं थी, ना ही इंडियन कोस्टल गार्ड्स की और ना ही बाकी सुरक्षा एजेंसियों की। इन सारी योजनाओं की पड़ताल करने के बाद आखिर में यह तय किया गया कि समुद्र के रास्ते से ही आतंकवादियों को मुंबई भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में प्रवेश करने का रास्ता फाइनल होने के बाद अब आतंकवादियों तथा उनके चीफ को चुनने की बारी थी। यह तय करना जरूरी था कि कितने लोग इस योजना में शामिल होंगे और वो कौन कौन होंगे। इस हमले का मास्टरमाइंड तो हाफिज सईद था जिसके इशारे पर पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी उसने जाकिर रहमान लखवी उर्फ चाचा को दी थी। लखवी को जिम्मेदारी दी गई थी लड़कों को तैयार करने के लिए, उनको मुंबई तक पहुंचाने के लिए और मुंबई में भी हमले के दौरान बाकायदा उनके साथ संपर्क में रहने के लिए। इस तरह से इस ऑपरेशन में शामिल होने वाला पहला शख्स था जाकिर रहमान लखवी उर्फ चाचा, दूसरा व्यक्ति था जराह शाह, तीसरा व्यक्ति था अबू कफा और चौथा व्यक्ति था अबू हमजा। ये सभी 4 लोग 26 नवंबर के हमले को अमली जामा पहनाने के लिए जिम्मेदार थे।
इनमें से 2 लोगों को यानी कि जाकिर रहमान लखवी उर्फ चाचा और जरा शाह को जिम्मेदारी दी गई थी आतंकवादियों को चुनने की जो मुंबई पर हमला करने वाले थे। 26 नवंबर 2000 हमले की असली तैयारी जून 2007 से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में लश्कर का एक संगठन है जमातुद दावा, जिसे आमतौर पर दिखाया जाता है कि वह मदरसों के लिए काम करता है, मस्जिदों के लिए काम करता है, गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है। परंतु जमातुद दावा असल में मदरसों के रूप में एक आतंकवादी संगठन ही था। जमातुद दावा के लोगों ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से 32 लड़कों को इस पूरे ऑपरेशन के लिए चुना था। यह संगठन आमतौर पर ऐसे लोगों को चुनता है जो घर से भागे हुए हों, जो थोड़े शरारती हों, दिमाग से कमजोर हों, आवारा हों, कुंवारे हों, ताकि जिम्मेदारी ना हो और उनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच में हो। ऐसे लड़कों को चुने जाने के पीछे सोच यह थी कि ऐसे लड़कों का ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है और जल्दी ही ये लड़के बहकावे में आ जाते हैं। इसके अलावा इनको जो भी सिखाया जाएगा ये किसी को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि घर से भागे हुए हैं और घर वालों से इनका कोई मेलजोल नहीं है। इसलिए ऐसे लोग बड़े आसानी से कश्मीर, जिहाद, इस्लाम वगैरह के नाम से बहकावे में आ जाते हैं। इस तरह से इन लोगों ने 32 लोगों की एक टीम बनाई। ये सभी लड़के गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, कोई दूसरी तक पढ़ा था, कोई तीसरी तक पढ़ा था, कोई चौथी तक पढ़ा था। खुद कसाब चौथी क्लास तक ही पढ़ा था। ये सभी लोग दिमाग से कमजोर थे। इन सभी 32 लोगों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी लोगों को शुरुआत में बताया गया कि तुम सभी लोग कश्मीर के सिपाही हो। कश्मीर की आज़ादी में तुम सभी लोगों का अहम योगदान होगा। तुम लोग बड़े ही खुशनसीब हो, तुम्हें अल्लाह ने चुना है। तुम लोग सीधा जन्नत में जाओगे। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो इन 32 में से 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मुंबई पर अटैक के लिए। इन 10 लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से थे। इसमें से पहला शख्स था अब्दुल रहमान उर्फ बड़ा, दूसरा व्यक्ति था अब्दुल रहमान उर्फ छोटा, तीसरा था बाबर इमरान उर्फ आकाशा। ये तीनों पाकिस्तान के मुल्तान शहर के रहने वाले थे। इन तीनों को उन 10 लोगों में से सबसे पहले चुना गया था। इसके बाद चौथा व्यक्ति था जावेद उर्फ अबू अली, पांचवा आतंकवादी था फहदुल्लाह उर्फ अबू फहद। ये दोनों पंजाब प्रांत के ओकारा जिले के थे। इसके बाद चुना जाता है नाजिर उर्फ अबू, सातवां शख्स था नासिर उर्फ अबू उमर। ये दोनों फैसलाबाद के रहने वाले थे। इसके बाद सियालकोट से 2 लड़कों को चुना जाता है, इस्माइल खान उर्फ अबू इस्माइल। 9वां शख्स था अबू मुजाहिद। इसके अलावा 10वां था मेन विलन, जो हिंदुस्तान के हर घर में जाना जाता है, और उसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कसाब इकलौता जिंदा आतंकवादी था जो पकड़ा गया था। कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट जिले के ओकारा गांव का रहने वाला था। उसकी शुरुआती स्कूली शिक्षा फैसलाबाद में हुई थी, जिसके बाद उसने 2005 में अपना घर छोड़ दिया और अपने एक दोस्त के साथ छोटी मोटी डकैतियों में शामिल हो गया। उसी दौरान कसाब जमातुद दावा के प्रतिनिधियों के संपर्क में आया, जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा का राजनीतिक विंग है। इस संगठन ने उसे भर्ती किया और उसे सिंध प्रांत के थाटा में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया। बताया जाता है कि अजमल कसाब को तंबाकू खाने की लत थी। जैसे वह पहली बार लश्कर के दफ्तर के गेट पे पहुंचा तो उसकी तलाशी में गुटखे के पाउच मिले और उसे बोला गया कि आज के बाद तुम तंबाकू नहीं खाओगे। उसके बाद कसाब ने गुटखा खाना छोड़ दिया। ये सभी लड़के घर से भागे हुए थे, सारे छोटे मोटे क्राइम में शामिल थे। कोई चोरी में पकड़ा गया था तो कोई गुंडागर्दी में। सभी कम दिमाग के थे, शरारती थे, इनका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था, ऐसे ही इधर उधर भटकते थे। जब 32 लोग चुन लिए गए तो उनकी ट्रेनिंग 3 चरणों में पूरी की गई थी और यह ट्रेनिंग पाकिस्तान के पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई थी। पहले तो इन्हें जमातुद दावा के मदरसों में रखा गया था और इनका ब्रेन वॉश किया गया। इन्हें इस्लाम, जिहाद वगैरह के बारे में बताया गया, कश्मीर के बारे में बताया गया, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में बताया गया। इसमें इनका मेन फोकस था कश्मीर और इन लोगों को लगता था कि हमें कश्मीर के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद इनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। यह ट्रेनिंग 3 अलग अलग जगहों पे हुई थी। इनकी पहली ट्रेनिंग का नाम था दौराए सुफा। यह ट्रेनिंग पाकिस्तान के मुरिद के नाम की जगह पर होती है। यह ट्रेनिंग 21 दिनों तक चलती है। ट्रेनिंग के दौरान इन सभी लोगों को 4 बजे उठाया जाता है और फिर नहा धोकर ये लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद इन्हें दौड़ाया जाता था, फिर नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सभी तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती थी। यह ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से शुरू होती थी और शाम के 8 बजे तक चलती थी। बीच में सिर्फ खाने पीने और नमाज पढ़ने के लिए वक्त दिया जाता था। यह पूरी सुफा की ट्रेनिंग 21 दिनों तक मुरिद के इलाके में चलती रही। यह ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी बिकॉज इसमें पूरी तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेस करने पड़ते थे, पर किसी तरह उन्होंने 21 दिनों में यह ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग शुरू होती है जिसका नाम दिया गया था दौराए आमा। यह ट्रेनिंग भी 21 दिनों की थी। यह ट्रेनिंग पाकिस्तान के मनसरे नाम के जगह पर स्थित बत्तल गांव में दी गई थी। इसमें इन सबको पक्का मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ पर इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में भी उन्हें सुबह 4 बजे उठाया जाता था और उसके बाद नहा धोकर ये लोग नमाज पढ़ते थे। इस ट्रेनिंग में इनका इंस्ट्रक्टर अबू अनस था। सुबह 5 से 6 बजे तक अबू अनस इन्हें पीटी कराता था। 8 बजे इन्हें नाश्ता दिया जाता था। 8:30 से 11:30 बजे तक फिर इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी।
इसमें इन्हें AK-47, RX, उजी गन, पिस्टल, रिवॉल्वर ये सभी ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग अब्दुल रहमान ने दी थी। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे के बीच 1 घंटे का इन्हें रेस्ट दिया जाता था। उसके बाद 12 बजे लंच करते थे, फिर 1 से 2 बजे के बीच नमाज की छुट्टी होती थी। 2 से 4 बजे तक आराम करते थे और फिर 4 से 6 बजे तक पीटी करते थे। ये पूरा रूटीन उन्हें सेकंड ट्रेनिंग के दौरान फॉलो करना पड़ता था। यह ट्रेनिंग 21 दिनों में खत्म हो जाती है और इसके बाद कुछ दिनों के लिए इन्हें छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन छुट्टी के दौरान ये सभी लोग लश्कर की निगरानी में रहते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद तीसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और इस ट्रेनिंग का नाम दिया गया था दौराए खास। यह ट्रेनिंग पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के मशकरा अक्सा में दी गई थी। इस ट्रेनिंग में और ज्यादा हथियार चलाने की प्रैक्टिस कराई गई। इसके अलावा कुछ नए हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें इन्हें हैंड ग्रेनेड फेंकना सिखाया गया, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करना सिखाया गया। यहाँ पर इन्हें GPS सिस्टम, मैप रीडिंग तथा सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी गई। यहाँ इन्हें यह भी बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस से कैसे बचना है। यहाँ इन्हें हर दिन लगातार 4 घंटे तक नॉन स्टॉप हथियार चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। इन्हें यहाँ पर ग्रेनेड फेंकना और रॉकेट लॉन्च करना भी सिखाया जाता था। यहाँ उन्हें 60 घंटे तक लगातार भूखा रहकर पहाड़ी पर चढ़ने को कहा गया था। यही नहीं, जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसके पहले के 3 दिन भी भूखा रहने को कहा गया था। इस दौरान इन्हें तमाम वीडियो दिखाए जाते थे जहाँ पर मुसलमानों को मारा जाता था, पीटा जाता था और मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप किया जाता था। तमाम मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचार के फेक वीडियो इन्हें दिखाए जाते थे और इन्हें बरगलाया जाता था कि तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इस नेक काम के लिए चुना है, तुम इन सभी लोगों का बदला ले सकते हो, कश्मीर की आज़ादी में तुम्हारा अहम रोल होगा। इस तरह ट्रेनिंग के साथ साथ इनका ब्रेन वॉश भी किया जाता था। यह ट्रेनिंग भी 21 दिनों तक चलती रही। इस तरह से 3 चरणों की ट्रेनिंग पूरी होती है। इन सभी ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी मौजूद थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर इन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है, परंतु पूरी निगरानी रखी जाती है। सभी लड़कों की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जकीर रहमान इनमें से 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट करता है, जिनका नाम हमने कुछ देर पहले बताया था। इसके बाद इन 10 लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। अजमल कसाब पहले ग्रुप में शामिल होता है और उसके साथ इस्माइल खान को भी पहले ग्रुप में रखा जाता है। इस्माइल इन सभी 10 लोगों का लीडर था और वही हमले के दौरान पाकिस्तान में बैठे आकाओं से लगातार संपर्क में था। अभी तक इन सभी लोगों को लगता था कि इन्हें कश्मीर की आज़ादी के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके बाद सितंबर 2008 में जकीर रहमान इन सभी 10 लोगों को बुलाता है और पहली बार बताता है कि तुम सभी लोगों को मुंबई जाना है। ये सुनकर सभी 10 लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक सभी बातें कश्मीर की आज़ादी को लेकर हो रही थी। मुंबई में जाकर इन्हें क्या करना है या उन्हें उस वक्त भी नहीं बताया गया। इन्हें मुंबई में जाने की जानकारी सितंबर 2008 के फर्स्ट वीक में दी जाती है। शुरू में मुंबई पे हमले की तारीख 27 सितंबर को तय की गई थी, क्योंकि नवंबर में दिवाली होती है और उस वक्त पहले भी हमले हो चुके थे और दिवाली के वक्त सिक्योरिटी भी काफ़ी होती है मुंबई शहर में। इसलिए इन्हें लगा कि सितंबर में किसी को भी हमले का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी। 27 सितंबर को हमले के हिसाब से पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन सितंबर में इंडियन मुजाहिदीन को लेकर हिंदुस्तान में कई जगहों पर रेड डाली जा रही थी, क्योंकि कुछ ब्लास्ट हुए थे और उसी ब्लास्ट के सिलसिले में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, यूपी जैसे कई जगहों पर रेड डाली जा रही थी। इसलिए सभी स्टेट्स हाई अलर्ट पे थे और ऐसी खबरें आ रही थी कि और भी धमाके हो सकते हैं। उसी दौरान कई जगहों पर कुछ हथियार वगैरह भी पकड़े गए थे, इसलिए पुलिस पूरे हिंदुस्तान में हाई अलर्ट पे थी। ये खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो उन्हें लगा कि इस वक्त हमला करना ठीक नहीं होगा, इसलिए सितंबर में हमले की तारीख को टाल दिया गया और उन 10 लड़कों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी गई। इसी दौरान 3 दिनों के लिए कसाब अपने गांव गया था। तब कसाब अपनी अम्मी से मिला था और उसे पहली बार बताया था कि वह मुजाहिद बन गया है। उसकी अम्मी को मुजाहिद का मतलब पता था, इसलिए उसने उसे बहुत समझाया कि तुम ये सब मत करो, ये बहुत गलत है, पर वह नहीं माना। 3 दिनों के बाद वह वापस जमातुद दावा के कैंप में आ जाता है और फिर वहीं पर रहता है। कुछ टाइम बाद सभी 10 लड़के वापस आ जाते हैं और उन सभी को वहीं पर रखा जाता है। उससे कुछ दिन के बाद उन्हें कराची में समुद्र के किनारे ले जाया जाता है और कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर उन्हें स्विमिंग करना सिखाया जाता है, बोट चलाना सिखाया जाता है और पानी के जहाज को चलाना सिखाया जाता है। इस प्रकार से उनकी पानी की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। समुद्र में ट्रेनिंग के दौरान भी पाकिस्तान के कुछ नेवी के ऑफिसर्स मौजूद थे। ये सभी ट्रेनिंग कराते कराते अक्टूबर का महीना बीत जाता है। फिर नवंबर में इन सभी लोगों को कराची के एक जगह पर बहुत कड़ी निगरानी में रखा जाता है। इन सभी ट्रेनिंग्स के अलावा इन्हें मुंबई में हिंदी में बात किस तरह से करनी है, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। हिंदी के कुछ शब्द भी सिखाए गए थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों की टोन पंजाबी उर्दू की थी। इनको हिंदी, मुंबई की जगहों के नाम, मुंबई के नक्शे, मुंबई की फिल्में और मुंबई के स्टार्स के बारे में बताया गया। इन सभी के अलावा मुंबई में जो 20-22 साल के लड़के कपड़े पहनते थे, 2008 में उस तरह के इन्हें कपड़े भी दिए गए। टी शर्ट, रिबॉक ट्राउजर, जीन्स, स्पोर्ट्स शू वगैरह जो उस वक्त मुंबई में नौजवान लड़कों का ट्रेंड था, वो सब उन्हें मुहैया कराया गया। उनके अपने कपड़े हटा दिए गए थे।
ये सभी ट्रेनिंग के बाद 22 नवंबर की रात को कराची के अजीजाबाद नाम के इलाके में कासम गांव, जो कि कराची के समुद्र के किनारे ही था, इन्हें वहां पर ले जाया गया। तभी वहां पर कुछ टाइम के बाद जकीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा पहुंचता है। उन सब से तैयार होने के लिए वह कहता है और सभी लड़के तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें गाड़ी में लेकर वह कराची के बंदरगाह पर पहुंच जाता है। रात का टाइम था, इसलिए पूरा बंदरगाह सुनसान था। कुछ टाइम के बाद 22 नवंबर के बाद 23 नवंबर का समय आ जाता है। इस तरह 23 नवंबर की सुबह 4 बजे उन सभी 10 लड़कों को पानी के एक छोटे से फिशिंग ट्रॉलर पे बिठा दिया जाता है। वहीं से जकीउर रहमान लखवी और जरा शाह इन सभी से गले मिलते हैं, उन्हें तमाम दुआएं देते हैं और फिर वहां से विदा ले लेते हैं। उस छोटे से फिशिंग ट्रॉलर से चलने के 25 नॉटिकल माइल्स के बाद एक बड़ा जहाज समुद्र में दिखाई देता है। इस फिशिंग ट्रॉलर से उन्हें निकाल कर उस बड़े जहाज में बिठा दिया जाता है। इस तरह बड़े जहाज में 1 घंटा बैठने के बाद उन्हें एक और उससे भी बड़ा जहाज दिखाई देता है, जिसका नाम होता है अल हुसैनी। उस सबसे बड़े जहाज में इन सभी 10 लड़कों को शिफ्ट कर दिया जाता है। उस बड़े जहाज में जो लोग पहले से ही मौजूद थे वो उन्हें कुछ बैग्स देते हैं। इन सभी बैग्स को लेकर इन सभी को मुंबई जाना था। हर एक के हिस्से में 2-2 बैग्स थे। उन सभी बैग्स में तमाम हथियार, गोला बारूद रखे हुए थे। इसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार शामिल थे। इनके अलावा उस बैग में कुछ खाने पीने की भी चीजें थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह, क्योंकि कराची से मुंबई तक पहुंचने का 3 दिनों का सफर था समुद्र के सहारे। उसके बाद पिछला जहाज वापस लौट जाता है। इसके बाद ये अल हुसैनी जहाज, जो कि पाकिस्तानी जहाज था, कुछ समय बाद भारतीय समुद्री सीमा में शामिल हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद भारतीय समुद्री सीमा में इन्हें एक छोटा सा जहाज दिखाई देता है। उस जहाज का नाम था कुबेर और वह एक इंडियन फिशरमैन का बोट था। उस बोट को चलाने वाले शख्स का नाम था अमर सिंह टंडेल। अल हुसैनी जहाज उसके करीब पहुंचती है और उससे रास्ता भटकने का ड्रामा करने के बहाने बातें करते हुए कुछ लोग कुबेर जहाज में आ जाते हैं। फिर कुबेर जहाज से अमीर सिंह टंडेल को छोड़कर बाकी सभी लोगों को कुछ बहाने से अल हुसैनी जहाज में ले जाया जाता है, कुछ मदद मांगने के बहाने से। अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 2006 में मछली पकड़ते हुए पाकिस्तानी समुद्र में चला गया था और पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया था और वह 6 महीनों तक पाकिस्तानी जेल में था। यूँ तो पाकिस्तानी जेल से जल्दी किसी को छोड़ा नहीं जाता, पर ऐसा कहा जाता है कि इसे जानबूझकर जल्दी से 6 महीने में छोड़ दिया गया था ताकि इसकी हरकतों पर नजर रखी जाए, जिससे पता चले रास्ते के बारे में। इसके अलावा पकड़े जाने के बाद इससे सारी जानकारी ली गई थी कि कब वह मछली पकड़ने के लिए आता है और उस हिसाब से कराची से लड़कों को रवाना किया जाए ताकि अमर सिंह रास्ते में मिल सके और उसके सारे लड़कों को मुंबई भेजा जाए। खैर, कुबेर से 4 मछुआरों को अल हुसैनी में शिफ्ट किया जाता है, सिवाय अमर सिंह टंडेल के। इसके बाद सभी 10 लड़के कुबेर जहाज में शिफ्ट हो जाते हैं अपने सभी बैग्स को लेकर। अल हुसैनी अब वापस वहां से पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ वक्त बाद अल हुसैनी में उन सभी 4 मछुआरों को मार दिया जाता है। इसके बाद ये सभी लोग अमर सिंह के सहारे पोरबंदर होते हुए मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि अमर सिंह इंडियन था, इसलिए इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी उसे पहचानते थे और बाकी के जहाज वाले भी एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो भी मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते हैं वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह अमर सिंह उन सभी 10 लोगों के लिए ढाल बना हुआ था। इस दौरान ये सभी लोग अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ संपर्क में रहते हैं। पाकिस्तान के उनके आकाओं ने कुछ कोड वर्ड्स दिए थे, क्योंकि ऐसा मुमकिन था कि उनके फ़ोन इंटरसेप्ट हो, इसलिए उन्होंने उन्हें कोड वर्ड में बात करने की हिदायत दी थी। इनमें से कुछ कीवर्ड कुछ इस तरह के थे: अभी तक मछली लग रही है, इसका मतलब था कि अभी तक हालात ठीक हैं। भाई लोग आ रहे हैं, इसका मतलब था कि मछुआरों की कश्ती आ रही है। यार लोग से बचकर रहना, मतलब इंडियन नेवी की बोट से बचकर रहना। यार लोगों का ग्रुप देखा गया, मतलब इंडियन नेवी का जहाज देखा गया। मशीन में है और माल चाहिए, मतलब दिक्कत में है, यानी कि मदद चाहिए। बर्फ ठीक चल रही है, मतलब सफ़र ठीक चल रहा है। ये सभी कोड वर्ड्स थे और इन्हीं के सारे ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातें कर रहे थे। अमर सिंह टंडेल भी समझ गया था कि वह फंस चुका है, परंतु उसे जिंदा रखना भी इन सभी लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि उसी के सहारे मुंबई पहुंचा जा सकता था। पोरबंदर होते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक 3 दिनों का सफ़र पूरा हो चुका था। ये लोग 26 नवंबर को पोरबंदर की सीमा में पहुंचते हैं और अब ये लोग मुंबई की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद इन्हें जब लगा कि अब नज़दीक आ गए हैं तो खतरा ज़्यादा है, हो सकता है कि कोस्टल गार्ड्स की नज़र हम पर पड़ जाए या कहीं ये चीख न दे, क्योंकि बाकी के बोट भी आसपास में ही नज़र आने लगे थे। ऐसे में इनका भेद खुल सकता है, इसलिए उन्होंने अमर सिंह टंडेल को कुबेर जहाज में ही मार दिया। थोड़ी देर बाद मुंबई के पास समुद्री इलाके में इन्हें एक स्पीड बोट दिखाई देती है। उसके बाद ये लोग स्पीड बोट में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग मुंबई के कोस्टल एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद मुंबई के कोलाबा के पास पहुँचते हैं। कोलाबा में एक कफ़े परेड नाम का एरिया है जहाँ पर मछली बाजार है। उसके पास में आकर अपनी स्पीड बोट को ये लोग लगा देते हैं किनारे पर। तब तक रात के 9 बज चुके थे।
ये सभी लोग कराची से चलते हैं, भारतीय जहाज पे कब्जा करते हैं, पूरा पोरबंदर पार करते हैं, मुंबई आ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को उन पर कोई शक नहीं होता। कोस्टल गार्ड, पुलिस, कोई भी उनको नहीं रोकता। ये हमारी सिक्योरिटी की लापरवाही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के चक्कर में पाकिस्तानी समुद्री सीमा में घुस जाते हैं और कई बार पाकिस्तानी मछुआरे हमारे समुद्री सीमा में आ जाते हैं। तो ऐसे में दूर से ही नेवी ऑफिसर्स पूछ के छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ पैसे वगैरह लेकर भी इन्हें छोड़ दिया जाता है। यह रूटीन का मामला है। इस प्रकार से कभी कभी ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ बड़ी तबाही कर देती हैं। ये आतंकवादी हमला भी इसी लापरवाही का नतीजा था, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के कराची से चलकर मुंबई आ जाते समुद्र के रास्ते, लेकिन किसी को इन पर कोई शक नहीं होता। ये लापरवाही काफ़ी शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि 1993 में ऑलरेडी समुद्र के रास्ते RDX आ चुका था, इसलिए उसके बाद तो कम से कम समुद्र पर निगरानी होनी चाहिए थी। 1993 में RDX समुद्र से आने के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में होम मिनिस्ट्री, नेवी के ऑफिसर्स, इन सभी लोगों ने मिलकर तय किया था कि अरब सागर में मुंबई के आसपास के पूरे एरिया को इंटरनेशनल बाउंड्री तक नेवी, पुलिस, ये सभी लोग मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। इसके लिए नेवी को अलग से बड़े जहाज दिए गए थे, ड्रोन वाले एयरक्राफ्ट भी दिए गए थे, हेलीकॉप्टर भी दिए गए थे और साथ में कुछ नेवी के जवानों को भी ट्रेनिंग के लिए तैनात किया गया था। इस ट्रेनिंग में सख्त हिदायत दी गई थी कि हमारी सीमा में घुसने वाले सभी जहाज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, सभी के पेपर्स वगैरह चेक किए जाएंगे और किसी भी जहाज़ को हमारी सीमा में नहीं आने दिया जाएगा और मुंबई की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्वान। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इस तरह हम कभी भी मुंबई को बर्बाद करने वाले किसी भी सामान को या फिर लोगों को मुंबई के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये सब 1993 के बाद हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग की जाती थी, लेकिन ये ऑपरेशन 2006 में बंद कर दिया जाता है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है और नवंबर 2008 में इतना बड़ा हादसा मुंबई में हो जाता है। इस पेट्रोलिंग को बंद करने की कोई वजह भी नहीं बताई गई, सिर्फ इतना बताया गया कि 1994 से लेकर 2006 तक यानी कि 12 साल से हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर कोई भी ना तो पकड़ाता है और ना ही कोई सामान बरामद किया जाता है। खामखा ये ऐसे ही फालतू का एक्सरसाइज है और इसमें खर्चे भी हैं। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही मुंबई में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जब ये सभी 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मछली बाजार में घुसे थे, तब वहाँ पर एक महिला से एक आतंकवादी टकरा गया था और उस महिला ने उसे खूब डांटा। इस पर उसने कहा कि चल अपना काम कर। ये 10 लोग जब उतर रहे थे तब सबके कंधे पर 2-2 बैग्स थे। उसी वक्त किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, लेकिन पुलिस वालों ने कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त भी पुलिस आ गई होती तो सभी लोग शहर में घुसने से पहले ही पकड़े जाते थे और इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता था। जब ये लोग कोलाबा के रोड पे आते हैं तो ये लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ये पहले से ही डिसाइडेड था। इस तरह से ये लोग 5 अलग अलग टैक्सीज में बैठकर आगे जाते हैं। दोस्तों, मुंबई के हमले की पूरी कहानी एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने मुंबई के अलग अलग जगहों पर अटैक किया और कई निर्दोष लोगों को मारा और घायल किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।